नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए धन्यवाद, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी अधिकार क्षेत्र पर। बहुत आम शब्द में समझ लीजिए कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होंगे, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। हमें बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मांगेराम के जीवन में एक समस्या आती है कि भाई उसको दुख पड़ता है, इसे 100 ग्राम दुख भोगना लिखा है। मान लेते हो उदाहरण भाई 100 ग्राम दुख आएगा, इसके अनुसार अब मांगेराम क्या करता है, थके हुए अर्जुन की तरह हथियार डाल देता है, छोड़ो यार अपने तो रहेंगे, रोज का 1 ग्राम दुख लेंगे और रोते रहेंगे, क्राई बेबी क्राई बेबी। अब मांगेराम का 100 ग्राम दुख है, 100 दिन में निबट जाता है, दुख तो खत्म हो जाता है, सुख खत्म हो जाता है, कैसे नहीं होगा, 100 डेज में ओवर। अब मांगेराम का भाई है, बहुत हिम्मती है, वो कहता है मैं 10 ग्राम रोज का भोगूंगा, 10 ग्राम पर डे। इस दौरान में मान लो इसकी तबियत खराब है, मेहनत करता रहता है, ये मेहनत करता रहता है, एंटीबायोटिक खाता रहता है, दौड़ रहा है, जॉब जा रहा है, ऑफिस कर रहा है, सारे काम में लगा हुआ है। इसका जीवन में कर्जा है, फिर भी कर्जे के अंदर भी मेहनत करने में लगा हुआ है, जैसे जो हो सके फल मिले ना मिले, छोड़ नहीं रहा। इसे बहुत क्लेश होते हैं, रोज 10 लोग फोन पे गाली बकते हैं, शरीर में तकलीफ होती है, घर में लड़ाई होती है, कोई डांटता है, कोई लड़ता है, पर ये दुख भोगना बंद नहीं करता। इसका 30 दिन में निबट जाता है। 30 डेज के अंदर इसके जीवन के अंदर खत्म होने के बाद 31 दिन आराम आता है। क्यों आता है? क्योंकि फाइट कर करके इसने एक टर्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन के अंदर नए कनेक्शंस बना लिए। इसे न्यूरो नर्व से रिलेटेड प्लास्टिसिटी मींस जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी होती है, ऐसे ब्रेन के अंदर नए सर्किट बना लिए। कुछ दिन दुखी होने के बाद जो मनुष्य सुखी होना सीखता है, साधता है, संत बनता है, इसका ये अर्थ है कि वो फाइटर है, लड़ता है, फाइट करता है। इसने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और इसने फाइट किया है। 30 दिन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई, इसकी खोपड़ी में नए कनेक्शंस बने और ये लड़ना शुरू हुआ। इसके अंदर बैठे दादाजी ने, जो परम तत्व शिव है, उन्होंने ये पक्के तौर पे कमांड ओके कर दी कि यस मैं फाइट करूंगा, मैं जीतूंगा, मैं हर हालत के अंदर इसको निपटाऊंगा। 30 दिन संघर्ष किया, बिना सोचे, बिना कैलकुलेशन। परमात्मा साथ है, मदद करेगा। इसके साथ क्या हुआ? अब तो ऐसे ही होना है, अब तो वैसे ही होना है, अब तो रोना ही रोना है। 24 घंटे का ड्रामा है, मुंह से रोना है रोना है। 100 दिन तक कोई न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं है, नए कनेक्शंस नहीं बने। दादाजी ने 100 दिन बाद कह दिया डिप्रेशन है। इसने गांठ बांध ली, दुनिया है खराब। हर कोई उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। वो खुद कहता है यार हमारी तो कुत्तों जैसी जिंदगी हो गई है, कहीं हम सफल नहीं होते, कोई हमें पूछता नहीं, कोई हमारी बात मानता ही नहीं। क्यों? उसने 1-1 ग्राम दुख भोगा है, क्योंकि ना लड़ नहीं सकते। आज हमारी बात है लड़ाई की। कृष्ण ने ये वरदान दे डाला कि 100 गाली सुनूंगा, मार दूंगा उसके बाद। अब पहली गाली पड़ी, दूसरी, छठी, 50, सबने बोला पागल है, टेकन फॉर ग्रांटेड है, साला किसी लायक नहीं है, खत्म कर दो, मरेगा, पागल है, गालियां खा रहा है, अब तो और खाएगा। 99 पे वार्निंग दी, अब ना रुकेंगे, 100 हो गई पूरी, कृष्ण ने उड़ा दिया। 100वीं गाली पे कृष्ण ने क्या इस्तेमाल किया? अधिकार क्षेत्र। ये मेरा अधिकार है, मैंने 100 अलाउ, इसके बाद बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। हम अपने जीवन में कहते हैं कि अब मैंने तुझसे सुनना शुरू किया, अब मैं सुनता ही रहूंगा, और पूरे जीवन सुनते रहते हैं। एक मनुष्य गाना गाता है कि यार मेरा बॉस ही गंदा है, वो सारी जिंदगी बॉस गंदा है, मेरी बीवी गंदी है, सारी जिंदगी गंदी है, छोड़ दो। अधिकार क्षेत्र मीन्स लिमिट पूरी हो गई, अब ना सुनूंगा। लोग आते हैं मेरे पास कि भाई हम शेयर मार्केट काम कर रहे हैं, हमें घाटा हुआ, 10 लाख का हो गया, तो अब चस्का है किक है ब्रेन की। सुट्टेबाज को बोलो छोड़ दे सिगरेट, कहेगा साले तुझे छोड़ दिया, दारू छोड़ दे, तुझे छोड़ दिया। उसे मैं कहता हूं कि भाई ऐसा तो आपने 10 लाख घाटा खाया, आप कितना घाटा खा सकते हो? बोले जी 1 रुपया नहीं खा सकता। झूठ है भाई, 10 तो आप खा सकते थे, औकात तो है। तो अब आप ये बताओ कितना कर्जा और ले सकते हो? जी 2-3 लाख सोच रहा हूं और लगा लूं, चल 5 लाख दिया, तो कसम खा ले कि 15 लाख के बाद एक कानी कौड़ी नहीं लगाऊंगा। ये गारंटी है कि 50% लोग तो वापस आ जाते हैं, 50-15 के 25 कर देते हैं, क्योंकि चस्का लग चुका। यानी एक लिमिट चाहिए, कब तक सहूंगा, कब तक सहूंगी, हमें अपने सहने की लिमिट लगानी है। वो 100 की लिमिट कृष्ण ने बताई है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। एक लिमिट के बाद ना सहेंगे। घर की बहू है, सुनती है भाई, सारा खानदान उसे डांटता डपटता है, आया गया कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। तो आपकी बहू ने कुछ सुना, बच्चे ने सुना, जो भी सुन रहा है आपसे खूब गाली गलौज सुनता है, एक लिमिट बनाइए। क्या होता है, एक बहू को गालियां बकी, 100 बार सुन लिया उसने, अब 100 बार सुनने के बाद वो तुनक जाती है, अब वो तुनक का जवाब दे देती है, तो क्या होता है? लोग अक्सर कहते हैं भाई पहले बहुत अच्छा था बेटा, ये बहू बहुत अच्छी थी पहले, अब तो बहुत मतलब भाई बोल नहीं सकते, दुनिया बड़ी बुरी है।
पता नहीं इसको ना पड़ोसन ने बहकाया है, इसको मामा जी ने कुछ कहा है, लगता है इसकी माँ ही कुछ कहती है, इसके यार दोस्त गंदे हैं, ये कहानियां चलती हैं। ये बड़ी दया का विषय है कि एक व्यक्ति आपकी लगातार सह रहा है, सुन रहा है। अधिकार क्षेत्र बहुत जरूरी है समझना। यदि पहली बार में ही आप लड़ मरे तो वो छेनू है। छेनू क्या है? मन, मुन्ना की सुपर स्पीड। बहुत जब स्पीड में मन चला जाता है, बावरा हो जाता है, काबू नहीं हो पाता, तो वो छेनू छेद डालता है हमारे जीवन को, सारे षड्विकार सामने ले आता है। ये छेनू आपने हाथों हाथ ऑन कर दिया पहली बार में, तो आप लड़ मरे, झगड़ा कर बैठे, ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। यदि आप पिता से पहली बार में, भाई से, पत्नी से, किसी से पहली बार में लड़ मरे, इसका मतलब आप संवेदनाहीन हैं और आप इस चीज के मद्देनजर पहली बार में छेनू ऑन कर रहे हैं जो छील डालेगा। मुन्ना डरता है, छेनू डराता है। दोनों उल्टे हैं, एकदम उल्टे है, एक ही का स्वरूप। एक फास्ट स्पीड है, एक स्लो स्पीड है। छेनू जो होता है ये कहता है मैं मार दूंगा, दूसरे को डिप्रेस कर दूंगा। मुन्ना कहता है मैं डिप्रेस्ड हूं। हम बीच की बात कर रहे हैं। पहली बार में ऑन किया, छेनू बन जाएगा। जीवन में कभी प्रेम वापस नहीं आएगा। पति पत्नी पहली बार में लड़ मरे, दोबारा जीवन में प्रेम नहीं स्थापित होगा। पति पत्नी दसियों साल एक दूसरे की सहने में ही लगे हुए हैं, पूरे जन्म दया चलेगी, प्रेम नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। तो पति पत्नी करे क्या? ये लिमिट बांध लें कि 100 के बाद तमकना है। अब लोग कहेंगे क्या इसमें बुरा नहीं होगा, इसमें ये होगा, पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छी थी, अब तो बहुत बदतमीज है, किसी ने भड़काया, इट्स ओके। पर उसके बाद फिर आप फिर से सह रहे हैं, थोड़ा सा आप फिर 100 गाली अलाउ कर रहे हैं, उस दौरान में संबंध पुनः बनेगा। फिर 100 पे फिर तोड़ देते हैं। एक लिमिट समझ आ जाएगी देर सवेर आपके पिता, भाई, मामा, पति, पत्नी, सबको। तो यार इससे आगे नहीं छेड़ सकते। हर बार की कुछ टेंशन के बाद जब पुनः प्रेम स्थापित होने के बाद फिर दोबारा थोड़ी टेंशन होगी, तो ना पूरी टेंशन होगी ना पूरा प्रेम होगा, एक लिमिट समझ आ जाएगी। तो आप जीवन में टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होंगे। हमारे जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप यही होता है कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। अधिकार है, एक लिमिट है। आपने दीवार में कील ठोकी, उसकी लिमिट है भाई 6 इंच कील जा सकती है, आप 10 की नहीं, तो 6 की लिमिट खत्म। हमने एक बार ये जान लिया तो ना हम इतना तंग होते, ना हम इतना तंग कर पाते। जीवन में हम लोग सह रहे हैं, ऐसे पति आते हैं, पत्नी आती है जो कह रहे हैं 20 साल से ऐसे ही कर रहे हैं जी, 20 साल से लड़ रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि तुम रोज सह क्या रहे हो? तुम सह नहीं रहे हो, तुम टेकन फॉर ग्रांटेड हो। अब लगातार तुम ये बावली बात करते हो कि जी ये तो करता ही ऐसा है, ये तो रोती ही रहती है, जो भी बात जिसकी बुराई करनी हो, तो क्यों सह रहे हो? एक लिमिट के पश्चात तो प्रकृति भी फल को नीचे फेंक देती है, पत्ते झाड़ देती है, पतझड़ ले आती है। एक ही भजन चला हुआ है, एक ही रामायण चली हुई, एक ही बात रो रहे कब तक? ये समझने की बहुत जरूरत है कि प्रकृति हमारे जीवन को वैसा ही बना डालती है। एक लड़की है, ये लड़की बहुत सहती है, इसका बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, खूब लड़ता है, खूब मारता है, पीटता है इसे, झगड़ा कर देता है। एक फाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? जीतने का प्रयत्न करना या ना हारने का प्रयत्न करना? इन्होंने बड़ा मजेदार प्रश्न किया है कि लड़ाई का मकसद क्या है, ना हारने का प्रयत्न करना या ना जीतने का, या जीत जाने का प्रश्न है कि जीत जाने का। यहां बात ना जीत की हो रही है ना हार की, यहां बात हो रही है प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन, अधिकार क्षेत्र छेनू का वो हिस्सा है जो प्रोटेक्शन देता है। इसको समझ रहे हैं आप? ये एक लाइन है, ये मैं हूं, इस मैं के पोर्शंस हैं। ये क्रोध है और ये मन है, मुन्ना। मुन्ना जब सुपर स्पीड पे चला जाता है, मन है डरा हुआ है, डरता रहता है, मन डरता रहता है, डरा हुआ डर रहा है मन, हर समय डरा हुआ। यहां हमारा अहंकार है, ये छेनू ऑन हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, मार दूंगा, मर जाऊंगा, ये अहंकार है। अहंकार का मतलब होता है मैं की एक्सटेंशन। मैं, गाड़ी भी मैं है, मेरा भाई भी मैं है, मेरी माँ भी मैं है, मेरा मकान भी मैं है। अगर किसी ने मेरी गाड़ी छुई मैं आग लगा दूंगा, हालांकि उसे किसी ने नहीं छुआ। मैं, मेरा नाम किसी ने, तूने मेरे बारे में बुरा बोला, मैं आग लगा दूंगा। क्रोध ऑन हो जाता है, छेनू आ जाता है, पागल कर देता है, फट जाता है, रोने पिटने लग जाता है। ये मैं की एक्सटेंशन। एक बीच रास्ते के अंदर हमारा अधिकार क्षेत्र है। अधिकार क्षेत्र, ये अधिकार क्षेत्र क्या है? ये शांत छेनू है, ये शांत छेनू है, लेकिन ये डरा हुआ मुन्ना नहीं है। ये हमारे मन की वो स्थिति है जिसमें हम कहते हैं लिमिट, इस लिमिट के आगे मुझे मत भड़काओ, नहीं तो मैं हाथ उठा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं मार दूंगा, और इस लिमिट से नीचे मुझे मत दबाओ, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगा। छेनू या तो दूसरे को मारता है, अगर छेनू एक्सप्रेस नहीं करेगा तो खुद को मारेगा।
कुड़ना कहते हैं इसे, कुड़ना, इसलिए इससे नीचे गिर के कुड़ने लग जाते हैं, हम यहां से नीचे चले जाए, कुड़ना। छेनू खुद को गलाना शुरू कर देता है, ये खुद को गलाना शुरू, छेनू यहां चला है, दूसरे को गलाना शुरू कर देगा, ये कुड़ना, ये अलग किस्म का कुड़ना। तो ये कुड़ना क्या करता है, अधिकार क्षेत्र की खराबी कर देता है और हम खुद गलना शुरू हो जाते हैं। इधर हम दूसरे को गला रहे हैं बैठ के। अक्सर लोग यही कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं लड़ूं या खुद का नाश पीटूं, बड़ी कंफ्यूजन। एक लिमिट आ जाती है जिसकी अभी बात करेंगे हम। ये अधिकार क्षेत्र हमारे पहचान का वो हिस्सा है जिसमें मैं अपने आप को डिफाइन करता हूं या करती हूं, अपने आप को सुरक्षित रखता हूं। 100 गाली के बाद रिटेलिएट करेंगे, लड़ मरेंगे, पागल हो जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, छेनू छोड़ देंगे तुम पे। ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। मैं नहीं सहूंगा रोज रोज का तेरा रोना, मैं नहीं सहूंगा रोज रोज की तेरी लड़ाई, 100 तक जरूर सहूंगा। बड़ी विचित्र स्थिति यार, ऐसा कैसा काबू करना सीखें कि इतना सहना और इतना नहीं सहना है। धीरे धीरे पकड़ में आएगी बात। एक लड़की है, ये सहती है, किसी से मार खाती है, हस्बैंड के साथ मन मुटाव है, मान लो किसी रीजन से, हो सकता है हस्बैंड ही सही है, ये गलत है, फिर भी ये पति को इतना उकसा देती है कि क्लेश करती है। पति को उकसाने की बात से क्या होता है, पति जो होते हैं ना, ये पुरुष, अरे इसकी बात मैं करूंगा कब, फिर बीच में कुछ और आ गया। पुरुष होते हैं ना, ये लॉजिक माइंड से चलते हैं। स्त्री के पल्ले कोई लॉजिक ना होता, कोई लेना देना नहीं। ये हमारा स्वादिष्ठाना है, यहां होता है पुरुष, यहां रहता है छेनू, और यहां होती है मूलाधार, यहां रहती है स्त्री, यहां रहता है मुन्ना। इसलिए स्त्री कल्पना में बहुत आनंद करती है, पुरुष शोषण बहुत करता है। अब ये पुरुष लॉजिक खेलता है, ये लॉजिक है, ये इंट्यूशन है। पुरुष 3 घंटे लॉजिक लगा के कहता है ऐसा ऐसा ऐसा, स्त्री मिलते ही कहती है वैसा, तो साले तूने सोचा नहीं विचारा, तुझे पता कैसे, तू है भी सही। आखिर वो सही निकलती है, इसलिए वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार इसे धेले का तो नॉलेज नहीं, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या। तभी स्त्री सारे टाइम कहती रहती है बताओ ना मुझे, बताओ ना, कहते यार तुझे बिजनेस का धेला बताओ, पर वो ऐसा कुछ पिन दबा देती है, उसका वो इंट्यूशन से चल रही है, उसे लॉजिक का कोई लेन देन नहीं। अक्सर पत्नियां ये रोना पिटना करती हैं, तुमसे बात करो तो मैं बता नहीं सकती, वो लॉजिक ऐसे ऐसे मारता है, स्त्री कुछ कर ही नहीं सकती। लॉजिक की बातचीत में कहते हैं आप बैठ बात कर, पुरुष ने समझाना, उसे समझ नहीं आना है, और उस बंदी ने समझना, उसने कसम खा के मैं समझूंगी तो हो नहीं, मैं तो सीधा आंसर दूंगी निष्कर्ष, मैं सीधा बताऊंगी तुम 6 घंटे घर से गायब थे, मुझे पता है, मैं तुम पे शक करूंगी। अब वो उसको बीच रास्ते की स्टोरी सुना रहा है, वो 6 घंटे सुना ले, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ये बेवकूफी है, क्योंकि उसने लॉजिक समझना नहीं और वो लॉजिक पे के बिना बात नहीं करेगा। अब करे क्या, अब पुरुष क्लेश करता, हल्ला मचाता, फिर ना वो रोता पिटता, फिर उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। पुरुष पत्नी को क्यों मारता है, पुरुष को भी मारता है, पुरुष कुत्ते को भी मारता है, क्योंकि जो उसका लॉजिक नहीं समझता वो उससे लड़ मरता है। और स्त्री ने लॉजिक समझना नहीं, वो कहती है मैं हृदय की आत्मा की आवाज से चल रही हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं, और ना मुझे समझ आएगा तुम्हारा मैथमेटिक एल्गोरिथम, मुझे एक जब सनक सवार हो गई साले, तो और तू कितना मर ले कुछ नहीं होगा। ये प्रश्न आया मेरे पास कि भाई एक क्रोधी व्यक्ति से कैसे जीता जाए, कैसे किया जाए। तो मैंने उस बालिका को बताया कि ऐसा करो, तुम ना पहले तो यहां बताओ, इस इलाके में बताओ, छेनू मिल जाएंगे, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा, और मजे की बात अपना भी फोड़ देगा। आपने सांड देखे होंगे, अपना सिर जरूर फोड़ते हैं लेकिन दूसरे का फोड़ के छोड़ते हैं। छेनू का ये काम है, सेल्फ हार्म और दूसरे का डैमेज। हमें क्या करना है, स्त्री को यहीं रहना है, उसने क्या करना है, चुपचाप लिक्विड बहाना है। अब वो कहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका करूं क्या, मैं इसे कैसे समझाऊं, उसका युद्ध है इसे समझाने का, समझा उसे सकता नहीं, क्योंकि समझ के ढक्कन का लेन देन नहीं है। वो प्रेम कर सकती है, वो आपके लिए समर्पित हो सकती है। आप उसे लॉजिक दोगे तो वो स्त्री स्वयं पुरुष जीवन जी रही होगी, तब समझेगी उसके पास पति नहीं होना चाहिए या बेटा नहीं हो, या बैठ करके वो अपना पूरा जीवन भरण पोषण पालन पोषण कर रही हो, पूरा पुरुषों की तरह कार्य में लगी हो, तब तो उसके साथ बैठ के पुरुष टू पुरुष बात हो सकती है। ऐसा पुरुष भी समझ सकता है जो घर बैठा हो, जो जनानी बन चुका हो, वो भी सिर्फ इंट्यूशन पे चलेगा, या संत जो परमात्मा को पास जा चुका है। स्त्री रेडीमेड है, उसे कोई लेन देन नहीं संत बनता है, वो अपने घर में मस्त रहती है। अब ये पुरुष के साथ का मारा मारी स्त्री के साथ इसलिए क्योंकि ये इसको समझा नहीं सकता, इसको पल्ले नहीं पड़ता। अब इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, यार फालतू में मार क्यों खानी है मैंने, कोई सिर पैर है साला, गलत है। उसका मान करना है, उसका सम्मान करना है, नहीं करना नो प्रॉब्लम, उसका अपमान नहीं करना है, क्योंकि आप इस पे डिटेल बातें कई क्लास में हो चुकी है। स्त्री का आदर नहीं करोगे, परमात्मा नहीं मिलेगा, लेफ्ट ब्रेन ऑन नहीं होगा, इन्वेंशन नहीं होगी, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, आशीर्वाद बिना नहीं उठ सकते। इसलिए इस स्त्री ने पुरुष से लॉजिक नहीं करना, इसके आगे सिर्फ नौटंकी करनी है, और अगर मौन कर लिया ना तो पुरुष अपना खुद का माथा पीट लेगा, और अपना माथा पीट पाट के अपने आप को नष्ट कर देगा, और हो सकता है उस स्त्री की वजह से ही वो तुलसीदास बन जाए। तो वैसी स्त्री जो सह रही है, पति से मार खाई, कुछ झगड़ा हुआ, टेंशन हुई, तो अब इसने क्या किया,
इसकी प्रकृति में, इसके स्वभाव में, इसके गुण में छैनु ऑफ है, अधिकार क्षेत्र डाउन है। इसने क्या किया, डरा हुआ रोना पिटना। इसने अपनी सहेली को बता दिया, माँ को बता दिया, अपनी को वर्कर को बता दिया, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, तो हो गया कोई, समझ लो अपने बेस्ट फ्रेंड को, किसी बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड हो गया, अपने किसी और अपने रिलेटिव को बता दिया कि भाई ये हस्बैंड मेरा बुरा आदमी है, मारता है, लड़ता है, क्लेश करता है, ऐसी स्थिति पैदा करता है। अब ये सह रही है। इसने मुन्ना के पास गया, मुन्ना का काम है फोटोकॉपी बनाना, स्वयं की रक्षा की नहीं। अर्जुन ने दया मांगी, मैं क्या मिलेगा मुझे, मार दूंगा, क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका अचार डालूंगा सारी लाशों के ऊपर, लाइक दैट, लेकिन लड़ूंगा नहीं। ये अधिकार क्षेत्र नहीं, अधिकार के लिए लड़ना है। कृष्ण ने बोला तुम्हें रोज रोज का ड्रामा नहीं सहना है, एक लिमिट की, 5 गांव मांग लिए, चलो ये भी नहीं अब लड़ा, यू हैव टू फाइट, कुछ नहीं कर सकते, जाएगा जाएगा। पुरुष न जीत जाता है, वो कहता त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, स्त्री नहीं त्यागती, इसलिए वो हार मान जाती है और उसके बाद टेकन फॉर ग्रांटेड का जीवन जीने लगती है। इसके साथ क्या हुआ, 12% तो खुद ही क्लेश में थी, 4 और इसने बता दिए, 12 चौक 48 और ऐड कर दिए, 60% इसको औरों का चमको प्लस मुन्ना, इसकी 72% बॉडी काम ही नहीं करेगी। इसका अपना जो टूल है, अपना जो वेपन है, अपना जो व्हीकल है, वो डेड हो जाएगा, शरीर में 10 बीमारियां आ जाएंगी। अब पूरी प्रकृति इन 4 लोगों की भी और इसकी भी ये लग जाएगी इस काम के अंदर कि इस स्त्री का सत्यानाश पीट दो। और इसे समझ नहीं आएगा, मुझे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं सहती जा रही हूँ, पिट रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। और लोग इसे समझाएंगे, इसे ढेला समझ नहीं आएगा, इसे बढ़ावा देंगे, छोड़ दे, इस नर्क से निकल जा, ये नहीं निकलेगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ये इतना अनलिमिटेड कमाई कर लेगी पूरी प्रकृति की, पूरा समझ आएगा भैया पूरी प्रकृति की, कि इसके साथ सत्यानाश होता ही चला ही जाएगा। एक दूसरी लड़की है, इसको कहते हैं बहुत लड़ाकी है, अब इसके बारे में मशहूर हो गया, लड़ाकी है, लड़ाकी है, लड़ाकी है। इसने 4, 5, 6, 10 लोगों को पता है इसके साथ लड़ाकी है, ये लड़ती रहेगी, बहस करेगी। इसका मान लो 60 था, इसका 72% हो चुका है मुन्ना लेवल पे, भाग्य के लेवल पर इतना स्ट्रेंग हो गया, लड़ाकी है। आप देखें ये डरी हुई थी, ये लड़ाकी वाली है, ये भी मुन्ना के सब सामर्थ्य में है, क्योंकि मुन्ना छैनु के स्वरूप में अपने आप को बदल देता है। इसके बारे में हवा लड़ाकी है, तो जिससे ये कभी लड़ी नहीं, वहां भी प्रकृति का ये हवा का संदेश, कॉस्मिक वाइब्रेशन जा चुकी है, लड़ाकी है। और लोग पहले ही ये सोच के चलेंगे, क्या पता लड़े ना मरे, क्या करे, ये सबसे लड़ती रहेगी। अब इसका इतना झंझट हो जाएगा कि ये लड़की के साथ परमानेंट डिप्रेशन होगा। ये अपना बेस्ट से बेस्ट करेगी, एक दिन सुधरने का प्रयास करेगी कि मैं जीवन सुधार लूं, पर ये लड़ाकी होगी। और थोड़ी देरों में इसको पता ही नहीं चलेगा मैं लड़ मरती क्यों। ये चाहेगी कसम खा के मैं नहीं लड़ना मरना चाहती, लेकिन हवा फैली हुई है, भाई लड़ना है मरना है, इसने तो यही करना है, वो लड़ मरेगी, ये पता ही नहीं चलेगा। पूरी प्रकृति लगी हुई है। आपका अधिकार क्षेत्र आप मजबूत करते हैं, औरों को दे देते हैं, तो वो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी फोटोकॉपीज बना देते हैं, वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। एक व्यक्ति ऐसा है जो गुस्सा करता है, लड़का है, उसको सब कहते हैं ये मारेगा किसी को, जान से मारेगा, ये मार देगा, और वाकई पता लगा 20 साल बाद वो किसी को मार देता है। एक बीज डलता है, मात्र छोटा सा बीज, और उस बीज का वृक्ष बनने का इस समय होता है। सिर्फ मुझे याद है, मैं 9th क्लास में था, ये सच्ची घटना अपने साथ हुई। तो हमारे क्लास में एक लड़का था, वो सबको मारता था, खूब गालियां बकता था, दादा टाइप था। जब देखो धक्का दे दिया, मार दिया। गेम खेल रहे हैं फुटबॉल, तो उसका ख्याल इस पे नहीं था कि फुटबॉल पे पैर मारना है, उसका ख्याल था इसकी टांग पे मारना है। कईयों के हाथ टूट गए, कईयों के पैरों में लग गई, हमें भी करता था, गालियां खाते थे, हम सब खाते थे। मैं बीच में रिटेलिएट करता था, कभी कभी तो कभी कभी 2 धक्के मार देता था, कभी धर भी देता था। तो मैं उस दिन लड़ मार आता था, उसके घर चला जाता था। छोटा बच्चा डरता था, तो पेरेंट्स को बताने से डरता था सबसे पहले, क्योंकि वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव थे। वो कहते स्कूल से निकाल दो, दूसरे में डाल दो। तो मैं कहा यार बड़ी दुविधा है। तो 9th क्लास में आते आते उसका बड़ा मतलब रौब था, उसका पूरा आग लगा रखी थी उसने पूरे सेक्शन में। 6 सेक्शन थे क्लास स्कूल में। तो मैं कलूचा मैम थी, मुझे याद है, एक नाम हमारी मैथ्स की टीचर। तो मैं खड़ा हो गया क्लास टीचर की क्लास में, तो बोला मैंने कहा मैम ये हिट्स ये सबको मारता है और गालियां बकता है। तो बोले कि चुपचाप बैठ जाओ, तुम खुद कम शैतानी करते हो। उनका पॉइंट पर मैंने कहा जी मैडम गालियां और मारना उसका क्या होगा। मैंने कहा सारे बच्चों को मारता है ये, किसी को नहीं छोड़ता है ये। तो उस दिन अधिकार क्षेत्र की रक्षा करने की इच्छा हुई कि जैसे तैसे मैंने बोलना, आज नहीं चुप रहना, कितना सहेंगे, लिमिट हो गई, फाइट करना है। तो पता नहीं किस वेवलेंथ पे थे, मैडम ने पूछा और किस किस को तंग करता है। कम से कम 20-25 लड़के और ही खड़े हो गए, और अपना तो शान से सीना चौड़ा हो गया, बोले अब जीत हमारी होगी। और वो मैडम हैरान हो गए कि यार इतना उपद्रव है और सारे बच्चे डरे हुए। फिर उन्होंने मुझे क्लास के बाद शाबाशी दी, बेटा ठीक है, हिम्मत करनी चाहिए, यू मस्ट
ऑलवेज रिटेलिएट, इतना नहीं सो, फलाना ढिमकाना। मैं अंदर सोच रहा हूँ ये पिटेगा कब, ये बताओ। मुद्दा तो वो है। उसके बाद उन्होंने मेक श्योर किया कि 10th क्लास के बाद जब सेक्शंस चेंज हो तो उस बच्चे को एक बिल्कुल नई क्लास में डाल दिया जाए। बच्चे बिगड़ैल है, टीचरों का ये भी कर्तव्य, उनका भी ध्यान दो, सुधरे। लेकिन उसने उत्पाद जारी रखा। और बड़ी विचित्र बात होगी कि हम छोटे थे उस समय, कि जब वो 20 साल का हुआ, हम सब 20 साल के हुए, तो मुझे पता चला कि वो डीटीसी की बस के टायर के नीचे आके मर गया। उस दिन 10 दोस्तों से बात हुई तो ऐसा लगा जैसे प्रार्थना स्वीकार हुई हो। आप हैरान होंगे, है तो बड़ी डरने स्केरी बात है, बड़ी खराब बात है, चीप बात है, लेकिन उस दिन सबको ऐसा लगा जैसे प्रार्थना स्वीकार हुई है। कितने सारे लोग पूरी प्रकृति से प्रार्थना कर रहे थे मर जाए। इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे बहुत पुराना एपिसोड ध्यान आया कल रात ये, क्लास के लिए फर्रे सोचते हुए कि क्या कहेंगे बात, तो हैरान हो गया कि कायनात काम करती है यार, पूरी कायनात काम पे लगी हुई है। आपने जो वाइब्रेशंस दुनिया में फैला रखी हैं रोने पिटने की, सब आपको वही भेज रहे हैं। तो ये कहानी है, बच्चा था छोटा सा और गांव से शहर आ गया पढ़ने। अब शहर में वो छोटे से कमरे, दड़बे टाइप कमरे में रहता था और जैसे तैसे घर के लोग उसको पैसा भेजते थे कि बेटा पढ़ ले बच्चे। तो बड़ा डरता सहमा, बड़ी हिम्मत मार के अपने आप को लगाए रखता था कि पढ़ाई कमाई में लगाना है, थोड़ा बड़ा हो जाऊं, एक बार नौकरी लायक हो जाऊं, घर का सहारा बन जाऊं। 15-20 साल की यात्रा थी। तो अपने घर की खिड़की पर बैठा होता था दिन में, तो देखता था सामने बहुत बहुत बड़ा महलनुमा जगह है, घर है, बहुत बड़ा मैदान है, और वहां उसमें एक लेडी है, बूढ़ी बुजुर्ग, 60-65 साल की होगी, कमर टेढ़ी, चला नहीं जाता, और उसके पास लोग रोज पैसा मांगने आते हैं, रोज गालियां खाते हैं, कईयों को वो डंडा भी मार देती है। और अगर किसी ने, वो पैसा देती थी ब्याज पे सबको, और किसी ने एक दिन बाद पैसा दिया है तो कहते था कि मैं महीने का ब्याज लूंगी। वो पैर पकड़ते थे उसके कि अगले महीने पता नहीं हमारे पास पैसा हो ना हो, आज ले ले। बोले 1 महीने का ही लूंगी ब्याज। कईयों की जमीन खा गई, कुर्की करा दिया, किसी के कीमती चीजें मना कर गई, ज्वेलरी खा गई, कम वैल्यू थी। मतलब वो देखता था कि पहले 2-3 साल विस्मित रहा कि कैसा है, कैसी है ये, समझ नहीं आता। इसके पास ना कोई आगे है ना पीछे है, ना बाल है ना बच्चा, ये चीजें इकट्ठी करती रहती है। करती क्या है उनका, कुछ भी नहीं करती, खर्चा भी नहीं करती। लेकिन वो सारे टाइम टॉर्चर, थोड़ा बड़ा हुआ समझ आया कि ये टॉर्चर करती है, लोगों को पैसे के लिए घुमाती है, तंग करती है, और अपने लिए जमीन खरीदती रहती है, औरों की चीजें जब्त करती है। धीरे धीरे मन में क्रोध आने लगा। एक दिन देखा कि एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता के लिए पैर पकड़ लिए कि माई थोड़े दिन की उधारी मोहलत और दे दो, मेरा बाप बहुत बीमार है, इसे अस्पताल भी ले जाना है मुझे, और तुम हमारी जमीन ना जब्त करो, उल्टा 10-20 टका और दे दो। तो उसको उसने बैग से मार दिया। लड़के की मुट्ठियां बिछ गई। मन किया कि मार दूं इसको, ये लड़का छोटा बच्चा पिट क्यों रहा है, इसका बाप क्यों देख रहा है, इसको मार क्यों नहीं देते। 4 दिन में देखा कोई दूसरी स्त्री आई, वो रो रही है, मेरी बेटी के गहने दे दो, ससुराल में देने नहीं होंगे, वो मारेगा पति इसको। वो कहती दफा हो जाओ यहाँ से, ब्याज में पूरे हो गए। वो पैर पकड़ रहे, गिड़गिड़ा रहे, उसकी मुट्ठियां बिछे, दांत कसमसाए। उसने दीवार पे 2 मुक्के मारे। बोले मैं क्या करूं इसका, ये तो कैसी बदतमीज और घटिया औरत है, रोज देखता हूं, रोज तंग करती है सबको। 10 साल बीत गए, रोज गुस्सा आना। एक दिन उसने दीवार में अपना ही सिर मार दिया कि उफ, वैसे देखता ही क्यों। उसने कहा मैं नहीं कुछ करूंगा। धीरे धीरे समय के साथ बात ठंडी हो गई, उसने और बड़ा हो गया। आखिरी साल था कॉलेज के परीक्षा का, और उसने कहा यार ठीक है, नो प्रॉब्लम, दफा हो जाऊंगा यहाँ से मैं, और अपना कमाऊंगा धमाऊंगा, नए सपने, एक सुंदर सी पत्नी होगी, बाल बच्चे, घर गृहस्थी अपना बसाऊंगा यार, बढ़िया सुंदर जीवन होगा मेरा। किस्मत, भाग्य। अचानक ऐसी स्थिति हुई कि पेपरों का दिन आ गया, फीस देने में 2000 पैसे कम पड़ गए, 2000 रुपया। उसने कहा यार क्या करूं, कई दोस्तों से मांगा, सब बोले यार भाई पेपर है हमारे भी यार, कहां से देंगे, घर वालों ने जैसे तैसे किया, और तू रकम ये बता रहा है। बोले यार मैंने ना पिताजी के लिए घड़ी खरीदी, मैं भूल गया, शहर गया, 10,000 की घड़ी 2000 में मिल रही थी, मैं बोले बैठा कि अब तो नौकरी लगने वाली है और मैं बाप को खुश करूंगा। बोले यार क्या बेवकूफी की तूने। बोले अब तो मैं भी माथा पीट रहा हूं, लेकिन करूं क्या। बोले किसी को उधार दे, किसी को घड़ी रखवा के उधार ले ले। बड़ा पछताया, बड़ा परेशान, खिड़की पे बैठा सोच रहा, सामने बुढ़िया दिख गई, 4 लोगों को रुला रही है। बोले क्या करूं साला, छोड़ो इसी से ले लेता हूं। चला गया उसके पास घड़ी लेके, बुढ़िया ने घड़ी ले ली। बोले कौन है तू। बोले सामने रहता हूं। बोले हाँ देखा है तुझे, आया नहीं कभी मेरे पास। बोले 2000 टका चाहिए। बोले ये घटिया सी घड़ी के लिए 100 रुपए ना दे कोई। बोले अम्मा मैं क्या बात कर रही है, 10,000 कीमत है इसकी, तू पता कर। वो कमरे में गई, कमरे में देखा, फिर मैदान में गई, फिर वहां देखा, फिर किसी लैंप उठा लाई, उसके नीचे देखने लगी। उसे आग लग गई कि
साले पैसे नहीं दे रही है, उल्टा 100 रुपए बोल दिए, मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, मैं करूंगा क्या, मैं दुखी हो रहा हूं, मेरी जिंदगी दांत खींचे जाए, हाथ उसके पकड़े जाए, गुस्सा बॉडी के अंदर आ जाए। और अभी वो गोल गोल घूम रही है, कह रही 1200, 1500, 1800 से ऊपर बिल्कुल कतई ना दूंगी। बोले अम्मा 2000 चाहिए, दे दे, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, वो सुने ना। अचानक वो उठा और उसको गर्दन से घसीट के अंदर कमरे में ले गया और उसका गला दबा डाला। वर्षों से मुट्ठियां भिंच रही थी, वर्षों से दांत कस मसा रहे थे, वर्षों से ज्वाला जग उगल रही थी, वर्षों से लोगों की इच्छा और आग तड़प रही थी। उसके अंदर का बीज का जहर बढ़ते बढ़ते पूरे वृक्ष को पाल गया और आज इतना लहरा गया वृक्ष उसका कि उसने पता ही नहीं कब उसकी बॉडी जाकर उसे मारने लग गई और उसने उसका गला दबा डाला। जब वो गोंगियाई, खून निकला और मरने को तैयार, वो बोले ये क्या, वो भागा, जंगल की ओर भागा कि क्या करूं मैं, और देखा साधुओं की टोली, वहां छुप गया। पूरा जीवन अंधकार में चला गया। पूरे जीवन में उसे यह समझ नहीं आया कि मैं करूं क्या यार, ये मेरे हाथों हुआ क्या है, मैंने क्यों कर डाला। कई वर्ष बीत गए, पुलिस आती जाती थी, वहां भी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, मूछ बढ़ गई, संत का चोगा लगा डाला, पढ़ाई को पछताता था, क्या किया, जीवन कोई पता ही नहीं कहां चला गया। और अल्टीमेटली 5 साल के बाद उसको महाराज ने बुलाया, बेटा ज्ञान हुआ तुम्हें, कुछ शांति आई? बोले जी मैं समझा नहीं। बोले बेटा अब तो मन शांत कर लो, मैंने कभी पुलिस को नहीं बताया, मैं जानता हूं तुम ही हो, लेकिन मैं जानता हूं बच्चे गलती हो जाती। बोले महाराज कैसे, मुझसे गलती कैसे हुई? बोले बेटा तुमसे नहीं हुई, ये प्रकृति ने कराया है। पूरी प्रकृति लगी हुई थी उस बीज को पालने में, पोसने में। तुमने उसका मर्डर नहीं किया। तुम्हारे हाथ क्यों चल पड़े? क्योंकि वो अभ्यास बन गया था। जब 4 बार हस्बैंड मुट्ठी बीचता है तो 5वीं बार में ही पत्नी को मारता है। ऐसा नहीं है कि वो पत्नी को प्रेम नहीं करता, लेकिन हालात यही होते हैं। लॉजिक खेलो, स्वादिष्ट खाना पे चढ़ाओ दोनों लोग, और मैं करो, छेनू लड़ाई करा देगा, हमारी जिंदगी नर्क हो जाती है। ये वर्षों के अंदर एक वृक्ष बनता है। आपकी नौकरी छूटी, एक दिन में छूट गई ना, एक दिन में नहीं छूटी है। आप बहुत दिनों से गुस्सा उबाल रहे हो, जहर पाल रहे हो। क्या किया है आपने? 1000 गाली सुन रहे हो, 1000, 2000, 100 पे रुक जाओ। हम कृष्ण बनने की बात नहीं कर रहे कि सुदर्शन चक्र से मार दो। हम मनुष्य हैं, हम शायद 10वें पे ही मार दें दूसरे को, हमसे सहन नहीं होगा। पर मकसद है कि मारने की आवश्यकता नहीं है। हट जाओ उस रास्ते से। हटेंगे कैसे? बॉडी को प्रैक्टिस हो जाएगी वही रहने की, बॉडी हटेगी ही नहीं। और अल्टीमेटली क्या होगा? जो हमें छेनू और मुन्ना के बीच के स्थान पर अपने आप को संभाल के रखना है, अधिकार क्षेत्र यूटिलाइज करने लायक, वो खिसकता रहेगा और हमें ये समझ नहीं आएगा हमारी औकात क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हाँ जी सर, वो आप पत्नी को कह रहे हो पीटने वाले, पति भी पीटते हैं मतलब? इन्होंने सत्य घटना, ये मनोहर कहानियों से आया है। सत्य घटना है कि भाई इन्होंने बोला है कि पति को कह रहे हैं आप पत्नी को पीटते हैं, तो ऐसा नहीं है, पति भी पिटते हैं। इन्होंने बहुत मजेदार बात की है। आपको मजे की बात बताओ, पति कैसे पिटते हैं? बताने की बात नहीं है। ये भी अब जब आया तो फर्रे देखो, जिसके फर्रे बनवाए थे आपने कल रात को, मैं सब बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम, हमारी तो बात होती रहती है। पत्नी से पति कैसे पिटता है? अब पति उसको कोई चीज समझाने में लगा हुआ है, वो कहती है ना पल्ले ना नहीं दूंगी। अच्छा वो बोल देगी कहने को, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना ठीक है। अब हस्बैंड सारे टाइम कहता रहता है ये मुस्कुरा के बात नहीं कर रही, जैसे आदत होती है, जो अच्छी वाली लगती है ना यार, मुस्कुराती अच्छी लग रही होती है। तो वो कहते हैं कि नहीं तू समझ नहीं रही है, तो जिद फलाना ढिमकाना। फिर वो मुंह बना लेती है। हस्बैंड की आग लग जाती है यार कि यार मुंह बना पड़ा इसका, अब मैं क्या करूं, पीट पाट के भी देख ले नहीं हो रहा, क्या करें। तो वो हारा सा हो जाता है, टूटी टाइप हो जाती है उसकी, और थका टूटा अपने ऐसे ड्रामे करता रहता है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे ये टेंशन सीख करते हैं आदमी, बड़ी नौटंकी करते हैं। तो मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मैं उदास हूँ। फिर वो उससे आगे फालतू के बाहर के किस्से सुनाने लगता है, अपने छोड़ बाहर के किस्से। आज ऑफिस में ये हुआ, अब बीवी को सोच लेना चाहिए माफी मांग रहा है, डायरेक्ट तो मांगता नहीं, फिर कहेगा ऑफिस में ये हुआ, ऑफिस में वो हुआ। आपने देखा नहीं है हट्टा खट्टा ऐसा सांड जैसा पति एक पतली दुबली सी लड़की से हार माने बैठा था घर में, उससे लड़ने की भी हिम्मत नहीं करता कि यार मेरा हाथ उठवा देगी, और मैं राक्षस बनना नहीं चाहता हूं। पति को भी पत्नी के साथ ये करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो प्रेम करता है उसे। इसे समझिए आप, जो पुरुष है वो बहुत जल्दी अपने आप को, लॉजिक ब्रेन है ना, वो परिवर्तनशील है। इसलिए पुरुष को देखा नहीं, ये मकान बना लिया यार, अब ये बदल दें, अब वो बदल दें। लेडी नहीं कहती ये वाला हस्बैंड पुराना हो गया, बदल दें। आदमी कहता रहता है, आदमी पत्नी को मजाक में भी कहता रहता है आज तेरी सहेली बहुत अच्छी लग रही थी, हालांकि वो उस पर लड़ती मरती है, बातचीत होती है, लेकिन वो नहीं छोड़ती। गृहस्थ इसलिए टिका हुआ है क्योंकि पति को पता है ये मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए स्त्री के दम पर ही चल रहा है। आपने देखा नहीं है कि पुरुष अपना 100 साल पुराना सफारी सूट पहन के 10 साल शादियों में हो लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्त्री के लिए पुरुष का सौंदर्य मापदंड नहीं रखता।
पुरुष को देखती है स्त्री, वो ये नहीं देखती हाय सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो कहती है उसका पुरुष होना ही काफी है, वो मेरे साथ है, वो मेरे प्रोटेक्टर के तौर पे। पत्नी का अधिकार क्षेत्र क्या कहता है? तू प्रोटेक्ट करेगा मुझे। पति का भी ये क्षेत्र है कि पत्नी का मैं प्रोटेक्शन करूं, पत्नी का भी ये अधिकार क्षेत्र है कि तू मेरा प्रोटेक्शन कर। जब वो प्रोटेक्शन करेगा तो उसका पुरुष होना काफी है। भाई बाहर सड़क पे 4 कुत्ते मिल गए, मतलब आदमी मिल गए, देख रहे घूर रहे, तो पुरुष स्त्री क्या कहती है? हाँ, मेरे पास मेरा वाला है, जरा इधर को आना। तो वही प्रेम उसका काफी है कि यस उसके पास है, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता वो कौन से कपड़े पहन रहा है, इसलिए आदमी कैसा सजा है नहीं सज रहा है कोई फर्क नहीं। स्त्री के लिए बड़ी मजबूरी है, उसे सुंदर बनना दिखना पड़ता है, क्योंकि जब वो सुंदर बन के बाहर जाती है तो पुरुष देखता है ये वाली अच्छी लग रही है, ओहो वो वाली अच्छी लग रही है। ये एक वाकई समस्या है। स्त्री भी बिना मेकअप के रह ले, लेकिन सजा है, उसको पुरुषों के लिए संवरना पड़ता है, अपने पति के लिए संवरना पड़ता है। तभी तो पति पत्नी के झगड़े क्यों है? मिसेस शर्मा से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं आदमी, पड़ोसन से बहुत सुंदर बात होती है, क्यों? क्योंकि वो सजी सवरी है। इसलिए एक पत्नी से रोज साथ जीना बड़ा तकलीफदायक है। पुरुष क्यों रोते हैं? क्यों चरित्रहीनता की बातें थी पुरुष के लिए? स्त्री क्यों बेचारी परेशान है, मुझे सजना संवरना पड़ेगा, क्योंकि इसे फिर मैं अच्छी नहीं लगूंगी। वो इतना परिवर्तनशील है कि स्त्री को लगता है यार मुझे फिर सजना संवरना पड़ेगा, फिर मुझे देखेगा मेरे से प्रेम से रहेगा, क्योंकि मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, ये काला कलूटा बैंगन लूटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मापदंड अलग हैं। इसलिए स्त्री मजबूर है। अब स्त्री की ये मजबूरी पुरुष के लिए बड़ा पक्कापन हो जाती है कि हाँ यार इसके बिना मैं भी नहीं जी सकता, क्योंकि मुझे अंदर से वो जानता है झेल मुझे यही रही है। जिस तरह से मैं टेंडू पेंडू हूं, झेलती भी यही है, क्लेश भी वो रियलाइज करता है। हमने बात की कि 100 बार सुनने के बाद जब 101 बार में क्लेश होगा तो प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि जब अगली बार फिर 100 बार सहेंगे तो पुरुष रियलाइज करेगा, सास रियलाइज करेगी, भाई रियलाइज करेगा यार सहता भी है। अगर ये फटता है 101 बार में, गलत नहीं फटता। अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से प्रेम बढ़ता है। तो पुरुष भी जानता है कि इसके बिना चलेगा नहीं, तभी उसकी कई बातों को वो भी सहता है। वही आपकी पिटाई वाली बात है जो आपने कहा कि पिटे तो मैं दर्द दिल दर्द जिगर जान ले लाऊं, ये एक सत्य बात है। सर ये जो अधिकार क्षेत्र होता है, ये पहले दिन हमने नापा कि हमारा अधिकार क्षेत्र 10 ग्राम दुख सहना है, पर प्रकृति कभी इस हिसाब से एटमॉस्फेयर भी बना देती है कि हम 100वें दिन तक हमारा अधिकार क्षेत्र 50 ग्राम तक खिंच जाता है। तो अब नया अधिकार क्षेत्र लगता है कि अच्छा 50 ग्राम ही ले सकता हूँ, जो एक्स्ट्रा 40 उसने देख लिया इतने टाइम में, क्या वो उसने अधिकार क्षेत्र को अपना कंप्रेस किया है या कैसे, मतलब चेंज हो गया उसका? उन्होंने जो प्रश्न किया है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर जो मैं समझ पाया हूं कि भाई एक व्यक्ति जो है रोज 10 ग्राम दुख झेल रहा है अपने अधिकार क्षेत्र में, वो 10 ग्राम दुख अधिकार क्षेत्र में नहीं झेल रहा है, वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहा है कि इतना मैं झेल लूंगा। उसका बिलीफ है कि यार मैं नहीं टूटूंगा, मैं डरूंगा नहीं और मैं क्लेश भी नहीं करूंगा, ना मैं डर रहा हूं ना मैं क्लेश कर रहा हूं, वो बीच की स्थिति कि इतना तो मैं सहूंगा यार, आई एम अ फाइटर। अधिकार क्षेत्र मींस फाइट, मैं इतने में तो फाइट करूंगा। अगर उसको 40 ग्राम दुख भोगना पड़ गया रोज का तो हो सकता फट जाए, हो सकता उसका छेनू ऑन हो जाए, हो सकता उसका मुन्ना ऑन हो जाए। ये सेंसिटिविटी, ये डर रहेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति लगातार 10-10 ग्राम झेल रहा है, 10 दिन झेल लिया, 100 हो गया, तो क्या उसको प्रैक्टिस हो गई है एनफ कि अब रोज झेल सकूं? नहीं, उसको रोज प्रैक्टिस नहीं हुई है, उसे रोज हिम्मत करनी पड़ेगी, उसे रोज फाइट करना पड़ेगा। अगर आप अपने अधिकार क्षेत्र को नहीं संभालेंगे, अपनी औकात, अपनी इज्जत, अपनी बीइंग, अपनी एग्जिस्टेंस को, तो आप बहुत बड़े क्रिमिनल बन सकते हैं। अधिकतर क्रिमिनल ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपनी रक्षा नहीं की। स्वयं की रक्षा करना यह कर्तव्य है। अपने बारे में गलत भजन करना यह नुकसान है। एक व्यक्ति भजन करता रहता है, मुझ पर कर्जा कर्जा, 100 लोगों को पता है कर्जा, उस पर कर्जा ही रहेगा। मेरे पास यदि कोई दुखदायी कन्या या पुरुष आता है कि उसके साथ जीवन में यह हुआ, अगले दिन में फोन भी नहीं करता उसको कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, तेरा कुछ अच्छा हुआ, क्योंकि वो फिर भजन करेगा, अब मेरे दुख खराबी दुखी हूं। एक वेव और फेंक दी, उसकी वेव बंद करा दो रोने की, पूरी कायनात लग जाएगी, पूरी प्रकृति लग जाएगी उसको मल्टीप्लाई करने में। कहानी एक और, जैसे आपने ये कहानी में बताया कि भाई एक पाप है, मतलब एक तरह से एक वो गलत काम कर रहे हैं जिसका हमको नतीजा भुगतना पड़ा। तो इसका मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं यानी वो सही है और गलत है, यानी उसमें पाप और पुण्य है। अगर पाप और पुण्य है फिर तो मेरे पास गिल्ट भी रहेगा, कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसको तोलूंगा मैं उस मायने में। ओहो, कहीं और चली गई बात। इन्होंने बोला कि भाई कहानियां सुनाई कि जी उसमें व्यक्ति ने पाप किया पुण्य किया, यदि पाप और पुण्य किया तो फिर तो मैं तोलूंगा और मुझ में गिल्ट रहेगी। पाप और पुण्य है ही नहीं, ये क्रिया कैसे हो गए? तो वो जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे। इन्होंने कहा कि गलत और सही कैसे हो गए, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। ये जो कहानी बता रहा हूं इसको सुनने के बाद आप मुझे बताना गलत था कि सही जो हुआ, ठीक है? अभी बता रहा हूं मैं, एडवांस आ रहा है।
एक लड़का था, उसके पास बड़ी प्यारी माँ और पिता। समय चलते ऐसा कुछ हुआ, माँ बीमारी से गुजर गई। अब छोटा सा शिशु 5-7 साल का बच्चा माँ के साथ वात्सल्य में इतना खुला, इतना खिला के शैतानियां करता था। और माँ तो अनकंडीशनल प्रेम करती है। माँ इसलिए प्यार नहीं करती। भाई किस लिए प्यार करते हो अपने बच्चे को? माँ से पूछोगे? कभी नहीं। यही तो आनंद है। क्यों बच्चा माँ का दीवाना है? क्योंकि वो इसलिए प्यार नहीं करती। जिस दिन माँ इसलिए प्यार करने लगती ना, तू ऐसा कर ले, तू वैसा बन जा, बेटा या बेटी माँ से भी लड़ मारते हैं। स्त्री पुरुष से इसलिए प्यार नहीं करती कि इसलिए कर रहे ना, बस ध्यान। अनकंडीशनल लव वो होता है जिसमें इसलिए नहीं होता। इसलिए पे क्लास कर सकते हैं हम, बहुत प्यारा शब्द है इसलिए, पर चलो फिर देखेंगे जब फर्रे बन जाएंगे। तो उसने बड़ी परेशानी देखी। अब पिता बड़ा मजबूर, क्या करूं बच्चे का, रोए, संभले ना। उसको शादी करनी पड़ी दूसरी। सौतेली माँ आ गई। अब जो लेडी आई वो इसलिए आई कि चल मेरी शादी हो गई, पति है, मैं संभालूंगी, बच्चा तो पली जाएगा। उसके अपने रोमांस, मन के थॉट, फीलिंग, प्रेम, अब वो धूमिल हो गए। बच्चे ने उसका टाइम खाना और वो बच्चे को पीट देती। चोरी चोरी बच्चे को डराना शुरू कर दिया। हालात कुछ ऐसे बने कि एक दिन उसने बाप से भी पिटवा दिया। बच्चे ने कहा यार ये गंदी मम्मा है, ये अच्छी मम्मा नहीं है, लेकिन चाय कहा। मजबूर बच्चा लगातार पल रहा है, पुस रहा है। हर छठे महीने वो अपनी माँ को सपने में मार देता था जान से, कि मारी दूई से मरी जाए। आए दिन कल्पना कर रहा है कि घर पे आते आते इसका पैर फिसला मर गई। बड़ा होता गया समय के साथ, लेकिन दबता रहा, कुड़ता रहा, सड़ता रहा, रोता रहा। माँ उसको सारे टाइम झिड़के, तू किसी लायक नहीं, तू नालायक है, तू बेकार है, तू बेवकूफ है, थप्पड़ जड़ दे, कभी बाप से पिटवा दे। मन में आक्रोश, मन में क्लेश, मन में क्रोध, सारे समय क्रोध यहाँ नाचे, बाहर ना आए। छेनू आपको सड़ा देगा अगर आपने उसको बाहर नहीं लाया। छेनू क्लास में ये बात हम कर चुके हैं कि बक दो, भौंक दो, लेकिन अब वो बड़ा तो होता गया शरीर से, लेकिन अपनी रक्षा ना करे, अपने आप को संभाले ना। कहीं जाने का डर कि ये मैं कहां जाऊं छोड़ के, क्या करूं। समय बीता, 25-26 साल का हुआ, सहते सहते कुड़ते कुड़ते वही जहर का बीज डला, वृक्ष बनने की तैयारी पे आ गया। शादी करा दी माने उसकी कि दफा करो। और देर सवेर जो नई बहू आई उसके साथ गपशप मारनी, बात करनी और उसकी बेइज्जती करते रहना। पत्नी ने भांप लिया, उसने भी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। बड़े होते होते 10 साल और बीत गए। घर कमाया, पाला पोसा, बूढ़ा बाप ध्यान दिया, माँ बूढ़ी, लेकिन सारे टाइम प्रताड़ित करते रहना, सारे टाइम क्लेश। वो पागल हो गया, दीवार पे सिर मार मार के दुखी होके, गालियां बक बक के। और उसको ऐसा आग लगी कि मैं अब क्या करूं, बीवी को मार दूं, मारने की हिम्मत बिल्कुल नहीं, माँ को मार दूं, मारने की हिम्मत बिल्कुल नहीं। टूटा हुआ, थका हुआ। 10 साल और बीत गए। इतना अंदर कुड़ गया, इतना सड़ गया, इतना दुखी हो गया कि एक दिन बाहर जा रहा था, गालियां खा के माँ बीवी से, और बाहर जाके गांव के रास्ते पे पैदल सुनसान पगडंडी पे चला गया। वहां एक लड़की थी। आते आते, चलते चलाते वो देखा उसने, उसको आ रहा है, ध्यान नहीं दिया, जरा सा टकरा गया उससे। लड़की बोली अंधे हो क्या, ध्यान से देख के नहीं चल सकते। बस ज्वालामुखी फट गया। उसने उस लड़की को मारा, उसका रेप किया, खूब पीटा, और उसके बाद जान से भी मार दिया। क्या था ये? पूरी नारी जाति से बदला ले डाला उसने एक बेचारी अबोध कन्या से। कितने क्राइम किए, कितने जस्टिफाइड क्राइम है सामाजिक दृष्टि से कि उसने उसको जान तक से मार दिया। किससे बदला लिया उसने? कौन इतना पागल आ गया? अगर उस लड़के ने छोटी उम्र के बाद जब थोड़ा बोध आया, अपना अधिकार क्षेत्र समझा होता, इसीलिए गुरु शब्द की महिमा है, समझा होता, जाना होता, खुद को संभाला होता, अपनी प्रोटेक्शन की होती, तो आज उसके अंदर ये ज्वालामुखी ना फटता और एक अबोध कन्या बेकार में मारी ना जाती। ये जो क्राइम है, क्रिमिनल्स है, ये आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स वो हैं जो क्राइम करके बाद में रोते हैं मैंने क्या किया, मुझसे किसने करवाया। इसीलिए शैतान रहता है। लोग कहते हैं ना कि शैतान आ गया था कोई, इसमें कोई राक्षस आ गया था। दुर्योधन में एक राक्षस था, शैतान था, जो मरने मारने पे आमादा था। कृष्ण ने यही कहा, बेटा अर्जुन सबके अंदर है ये, लेकिन तुमने चुनना है कि शैतान को पाल पोस के बड़ा करना है या उस शैतान से लड़ना है। अर्जुन ने कहा मुझ में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। बोले बेटा वो विध्वंस के लिए लड़ रहे हैं, तुम प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हो। अगर तुमने अपनी प्रोटेक्शन नहीं की तो सहते रहोगे, सारा जन्म रोते रहोगे, बर्बाद कर दोगे। बच्चे जिस दिन माँ बाप से पलट के जवाब देने लगते हैं, बहुत आती है मम्मियां मेरे पास। पीछे एक मम्मी आई, अब 55-60 की होंगी, 25 साल का छोकरा उनका 25-26 होगा। अब वो पहले तो आए ना, लेकिन उसने कसमे वादे दिला दुलू के बेटे को पटापटो कर ले आई, आ गया वो, और वो ऐसे बैठ गया, सुन मैं हिलूंगा नहीं। अब मैंने कहानी सुनी जी कि भाई क्या कहानी है। बेटा सुनता नहीं है, फलाना नहीं है। पहले कैसा था? पहले तो हीरा था, हीरा। ओहो, मैं समझ गया ये हीरे ने इतना मार खाई है,
बहुत अच्छा कौन होता है? जो सब कुत्तों की तरह सुनता रहता है तुम्हारी। जिस दिन सुनना बंद करता है कहते हैं तेरे मुंह में बहुत जबान आ गई है। आपने उसके अधिकार क्षेत्र की रक्षा नहीं की है, वो बोलेगा नहीं परख के, बोलेगा और फिर वो कुत्तों की तरह बोलेगा। तो जब पहले बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, जो पहले से ही अच्छा नहीं था उसकी बात दूसरी है, उस देवी चंडी या देवता को प्रणाम है, वो अलग कहानी है। पर जो पहले बहुत नोना बेबी था और बाद में लड़ने लगा, वो क्या हुआ? आपने उसको इतना कचूमर निकाला कि वो बोलने पे मजबूर हो गया। प्यार करता है आपको, आप समझते नहीं हो, आप उसे कूटने में लगे हो। पर बन इंजीनियर नहीं बन सकता, नहीं पढ़ पाता बच्चा, आप उसे कूटने में लगे हो। आप अपनी पत्नी से रोज लड़ते हो, तूने फिर पंखे खुले छोड़ दिए, भूल जाती है यार, छोड़ दो। आपके पास भगवान ने उंगलियां दी है, आंखें दी है, जाओ बंद कर दो। आपकी खुद की ईगो इतनी टूटती है, क्या फर्क पड़ता है यार, कर दिया तो फिर इतने फालतू खर्चे कराई, करने दो यार, पता नहीं उसके नसीब से कितना आ रहा है। दया मानो, अधिकार दो, उस अधिकार देने से प्रेम पनपेगा। आप अधिकार नहीं देते हैं। अधिकार क्षेत्र की रक्षा करने मात्र से आपके जीवन में प्रेम आएगा। अब वो लड़का, जब कहानियां शुरू हुई, बातचीत सुनी, तो मैंने तो कह दिया जी लड़का तो ठीक है, आपका लड़का तो कोई बुरा नहीं है, सांस लेता है, दिमाग चलता है, ठीक तो चल रहा है, कोई पागल नहीं है, नॉर्मल बात बाहर से लोगों से करता है, आपसे ही क्यों लड़ता है? अरे लड़का तो चौड़ा हो गया, उसने 56 इंच का सीना कर लिया। बोले प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। अब वो तो मतलब मेरा जबरा फैन हो गया। बोले यार ये बंदा सही लग रहा है मुझे, मम्मी गलत जगह आ गए मुझे लेके। मम्मी की मैंने क्लास लगा दी, क्योंकि 25 साल के बच्चे को समझाना आसान है, वो तो खुद ही गोद आ गया मेरी। अब वो 60 साल की अम्मा को कैसे समझाऊं? क्योंकि उसे कमी दिख ही नहीं रही। हमारा अधिकार है, हमारा बच्चा है, हमने पाला है, हमने पोसा है। अरे तुम तो सौदा कर रहे हो, प्रेम कहां है ये? भाई प्रेम करोगे तो तुम्हें लेन देन की बात नहीं होगी, तुम लेन देन की बात करोगे तो सौदा। अब मम्मी का क्या मकसद है कि मम्मी को, पापा को ये समझना है कि हमारे बच्चों का भी अधिकार क्षेत्र है, अब ये बच्चे ना रहे। ऐसी कई मम्मियां आती है, पापा आते हैं, इसका क्या करेंगे बेटी का, ये तो बहुत लड़ती है, मतलब चुड़ैल बन जाती है, चुड़ैल। तो शादी होने वाली है, अब इसकी शादी के बाद क्या करेंगे? तो मैं उनको ये कहता हूँ बेटा एक अलमारी ले जाना घर से जरूर, और चुड़ैल उसमें रखना बनता। मानसिक रूप से चुड़ैल घर में ऑन हुई है, ससुराल में कैसे होगी? जहां उस पर जिम्मेदारियां पड़ेगी और उसे लगेगा मेरा अधिकार है इस परिवार में, उसकी चुड़ैल अलमारी में बैठी रहेगी, कुछ नहीं होगा, नहीं लड़ेगी। कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई झगड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता छेनू को लाना, सब प्रेम करना चाहते हैं। हमने ही टेकन फॉर ग्रांटेड कर करके दूसरे के साथ अपना दिमाग खराब करा लिया है। आए दिन पति रोना रोता है, 100 दिन सुनो उसकी, उसके बाद रोने पे पुचकारना बंद कर दो। आप देखोगे 150वें दिन तक आते हैं, रोना ही बंद कर देगा वो, तो कहेगा यार इतना पुकारा ये सुनती नहीं है। जब आप फालतू के ड्रामे को केटर ही नहीं करोगे, अपने को पागल नहीं करोगे, आपकी एग्जिस्टेंस पक्की हो जाएगी। आपको स्वयं की रक्षा करनी है, ये आपका अधिकार है, ये आपका कर्तव्य है कि मैंने पागल नहीं होना। अक्सर पापा मम्मियों को मैं बताता हूं, अपने बच्चों के चक्कर में पागल मत हो, बिल्कुल मत सोचो। हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग धन को एंजॉय नहीं करते। खा लो, खर्च लो, अब तो बूढ़ी अवस्था रही, बच्चों को देंगे। बच्चे राक्षस है, कमीने हैं, शाले, शायद तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, थूकने भी नहीं आएंगे तुम्हारे पास, शायद खुद ही इतना कमा चुके, तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन हम नहीं खर्चेंगे। ईंटों में रखे हुए पैसे, 60 साल में गवर्नमेंट भी कहती है रिटायर हो जाओ, एंजॉय करो, लेकिन नहीं, फिर कमाई में लगे हुए हैं। कमा के करना क्या है? ईंटें साथ ले जानी है, धरती जो देती है वो वापस ले लेती है। किसके लिए बनाने में लगे हुए हो? आप बनाओ, नो प्रॉब्लम। एंजॉय किया, आपने एंजॉय करना बंद कर दिया, आपने आइसक्रीम खानी बंद कर दी 10 साल से। आपकी बॉडी को आपने 10 साल बाद आइसक्रीम खिलाई, बॉडी कहेगी कुछ नया है ये, बॉडी मना कर देगी, पचेगी नहीं आपको उस दिन। आपको चाट पकौड़ी खाते रहे आप हर अंतराल पे, हर हफ्ते में एक बार, 60 साल के होके भी चाट पकौड़ी पचेगी। आपने छोड़ रखी है 20 साल से, अब आप कहेंगे चाट पकौड़ी, बॉडी मना कर देगी। बाहर क्यों होता है लोग दारू पीते हैं, 70 साल में पच रही है, 80 में पच रही है, क्योंकि सारी जिंदगी मेहनत की है। एक दिन नहीं छोड़ा तपस्या करना, इसको समझे, एंजॉय करें। एंजॉय कब करेंगे? आपका अधिकार है जीवन को एंजॉय करना। नहीं हम बच्चों के लिए पैसे जमा कर, अबे साले बच्चों के लिए क्यों कर रहे हो? बच्चों के लिए संस्कार दो, बच्चों को फ्रीडम दो, प्रेम दो, आशीर्वाद दो। सबसे बड़ी बात, माता पिता बड़ी उम्र होने के बावजूद ये अकल नहीं करते कि हम आशीर्वाद दे सकते हैं। इस पर क्लास की हुई है पितृ कृपा, कि भाई पितृ बन जाते हैं हम उनके डीएनए में, हम उनके बाप है, माँ है। हमारा आशीर्वाद बिना वो नहीं उठ सकते, और हमने आशीर्वाद दिया वो उठेंगे, 100% उठेंगे। अगर आप उठे हो तो आप पे भी आशीर्वाद है, तभी उठे हो। फ्री फंड में क्यों? कोई बाहरी शक्ति, कोई पराशक्ति कार्य कर रही है। कितने लोग कहते हैं आशीर्वाद दे दो,
लगता ही होगा, तभी तो देने मांगने की बात आती है। कहां से काम करता है ये शक्ति कहां से आती है? ये हम सब में है। कहां है वो शक्ति? कर्ता पुरुष नाभि पे बैठा है ईश्वर, वो अंदर बैठा है। हमारे जीवन में प्रसाद है होश। हमारे जीवन में जब विवेक आता है, होश आता है, ज्ञान आता है, वही तो प्रसाद है ईश्वर का। अदरवाइज हम ऐसे भी लोग हैं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो नाम के आगे अच्छी बातें लगाना चाहिए जी लगाते हैं, और बाहर जाके कहते हैं अबे वो नहीं हो, वो लपोड़ संघ, अबे बैठा बताता रहता लोगों को। ऐसा मुझे, अच्छा जिनको बताते हैं वो भी आते हैं, फंसे तो सारे हुए, फिर वो बता देते हैं। अच्छा वो इस चक्कर में बताते हैं कि मेरे नंबर ज्यादा हो गए ना अंकल, मेरे नंबर ज्यादा है ना, उसके कम कर दो। मैं कहता हूँ यार ये सब जो है ना, ये लीला है, ये ड्रामा है। किसने अच्छा बोला किसने बुरा बोला उससे फर्क नहीं। ये उस प्रकार है, यदि आप स्वयं सुगंध बनना चाहते हो, फूल बनना चाहते हो, तो कोई गंदे कपड़ों में आए, कोई साफ कपड़ों में क्या फर्क है? मुझे गाली बक दी किसी ने, मैं बदल गया, तो साला इतना सस्ता सौदा है, क्या रखा है यार? मुझे पता है 10 बार गाली बक के कोटा खत्म होएगा उसका, 11वीं बार में वो भी सच में 4 जगह तारीफें करेगा। और हमें चाहिए क्या? हमें घमंड के अलावा चाहिए क्या? घमंड ही तो बढ़ा रहा है। सर जो थोड़ा ओए सोती बहुत जग गई। हाँ, पावरफुल होता है, या जिसका थोड़े से मतलब वो लोग तो अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा फिर भी इजीली कर लेते हैं, पर कोई नहीं कर पाता। कोई बड़ा है, हम उससे, या कोई बहुत ज्यादा खराब बोलता है, लेकिन हम उसके लेवल तक नहीं जा सकते, तो वो बंदा कैसे अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा, बच्चा कैसे करे अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा? वो तो नहीं वैसे बोल सकता किसी बड़े से। बहुत भारी प्रश्न है, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। मैं सोच रहा हूँ अभी हमें मंचूरियन राइस खा लेना चाहिए, या पहले हम बता दें, क्योंकि प्रश्न जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। इन्होंने बोला कि भाई छोटा बच्चा अपना अधिकार क्षेत्र कैसे एक्सरसाइज करे, तो कोई ऐसा भी हो सकता है छोटी उम्र का ना हो, बड़ी उम्र का हो, और उस व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा है, अपने से बड़े माता पिता, चाचा मामा, सास ससुर ताऊ, नहीं बोल सकता, डरता है, या सम्मान इतना ज्यादा करता है, या उसके सिस्टम में है, नहीं कर पा रहा, और वो अधिकार क्षेत्र की रक्षा करे कैसे? बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि हम मजबूर हो जाते हैं कई बार यार, हमारी मतलब धज्जियां उड़ा देते हैं घर के ही अपने लोग कई, और हम सहने को मजबूर है। अब हम यदि सहेंगे प्रेम खत्म हो जाएगा, अधिकार क्षेत्र ऑन करेंगे प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि उतनी लिमिट बन जाएगी कि यहां तक की लड़ाई नहीं है। तो सर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन में ये आ सकता है कि अधिकार क्षेत्र के रिश्ते तोड़वाता भी है? इन्होंने बोला अधिकार क्षेत्र के रिश्ते तोड़वाता भी है। अधिकार क्षेत्र कभी भी रिश्ता नहीं तोड़वाएगा, छेनू तोड़वाएगा। दूसरे व्यक्ति को जब पसंद नहीं आएगा ना, तूने बड़ा नाक उठा लिया आज घर में, आज तो बहुत बड़ा हो गया है, तो वो तोड़ेगा रिश्ता। अधिकार क्षेत्र आपका स्थान फिक्स करेगा, और उस स्थान को फिक्स करने के लायक अकल बहुत मूर्खों में नहीं होगी। सर लेकिन कॉन्सिक्वेंस तो रिश्ता टूटना हुआ, चाहे वो सामने वाले की बुद्धि से हुआ। हाँ। पर अगर हम ये सोचें कि मतलब रिश्ता भी ना टूटा, उसकी गरिमा भी बनी रहे। बड़ी मजेदार बात है, इन्होंने बोला कि फिर कॉन्सिक्वेंस तो रिश्ता टूटने का ही हुआ ना, प्रश्न इनका पेंडिंग है कि रिश्ता तो टूटने की बात हुई ना, फिर कॉन्सिक्वेंस तो यही हुआ ना कि रिश्ता टूटा, तो फर्क तो कोई पड़ा नहीं। तो ये बता दूं मैं, जो छेनू के कारण रिश्ता टूटता है वो दोबारा नहीं जुड़ता, जो अधिकार क्षेत्र के कारण रिश्ता छूटता है वो दोबारा जरूर जुड़ता है। आप 2 लोग लड़ मरे, भाई बहन लड़ मरे, आपस में खूब लड़ाई करी, अधिकार क्षेत्र की इच्छा के लिए लड़े, उसके बाद जब वो दोबारा भी मिलेंगे ना, तो हो सकता है बहन बड़ी है तो भाई पैर छू लेगा, भाई बड़ा तो बहन भी पैर छू लेगी, आदर वो अपनी जगह फिर आ जाएगा। इसमें क्षमा होती है। छेनू से लड़ेंगे ना तो इतना गंदी लड़ाई होगी कि शक्ल भी नहीं देखेंगे दोबारा। यानी अधिकार क्षेत्र के सिस्टम को समझिए। कृष्ण ने कहा 100 गाली सुन लूंगा, 100 के बाद नहीं सुनूंगा। आपको कुछ हद तक जीवन में छेनू को मथने देना है, सिर्फ तब इस्तेमाल करना है कि मेरी रक्षा तो मैं करूंगा ही या करूंगी, लेकिन जान नहीं खाऊंगा, ना जान खाऊंगी, ना खाने देंगे। हाँ जी, अगर आप अधिकारी क्षेत्र को जताने के लिए किसी से झगड़ा करते हो, लेकिन सामने वाले का छेनू एक्टिवेटेड है, तो एट दी एंड फिर रिश्ता टूट ही जाएगा ना, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने कहा अगर अपना अधिकार क्षेत्र जताने के लिए आप सामने वाले से झगड़ा करते हो, बहुत प्यारा प्रश्न है, धांसू प्रश्न आ रहा है भाई, कि अधिकार क्षेत्र जताने के लिए झगड़ा करते हो तो दूसरे का छेनू एक्टिवेट होगा, तो वो लड़ मरेगा, तो रिश्ता तो टूट ही जाएगा। याद रखिए, जब आप अधिकार क्षेत्र संभालने की बात कर रहे हैं तो आप कभी भी नहीं लड़ेंगे, आप प्रोटेक्ट करेंगे। आप कभी भी नहीं लड़ रहे, आप दूसरे को मारने नहीं जा रहे, गाली बकने नहीं जा रहे, आपने सहना बंद किया। आप सहना बंद कर रहे हैं कि अब और गाली मारामारी नहीं चलेगी। नहीं समझ आता, हालात मजबूर है, छोड़ दो। पुरुष के पीछे पीछे क्यों भागती रहती है पत्नी? तो कहता मैं छोड़ दूंगा, खत्म, फिर जुड़ जाती है। स्त्री नहीं करती, इसलिए सहना पड़ता उसे।
वो अपना अधिकार क्षेत्र जताती ही नहीं, वो प्रेम में ऐसी डूबी है, राधा है, मीरा है, वो कहती है कोई बात नहीं, तेरी गाली भी खा लूंगी, और पुरुष इसका फायदा भी उठाता है। यही उत्तर तो देना मैंने इनके प्रश्न का, ज्वलंत प्रश्न का, जो कि मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि वो लंबी यात्रा है। सर लेकिन प्रेम में तो फिर भी ठीक है, प्रेम में तो अगला बंदा रेडी है ना, पर कई रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ प्रेम नहीं होता, अंदर से तो लगता है कि मतलब हमको भी करना है, जैसे आपने क्लास में किया, काफी पर तकलीफ वो हुई है। नहीं आ रहा। छोड़ेगी नहीं आज घर वालों को छोड़ेगी नहीं भैया। हाँ, सॉरी, माफ कर दो भौरा। हाँ, फिर आगे पर दोबारा। वो उतनी पावर हर किसी में नहीं है ना, नॉट एवरीबॉडी कैन डू दैट। कोई खड़ा होकर 4 लोगों के आगे बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। बड़ी प्यारी बात है, प्रश्न की एक्सटेंशन है ये, बहुत लंबी बात है ये, इन्होंने पूरे समाज के सिस्टम को बदलने का प्रश्न उठाया है। ये हमारे समाज का एक सिस्टम बदल जाए तो ये जादू हो सकता है।